कर्नाटका में और तमिलनाडु में, खासकर इन दोनों राज्यों में कई लोगों का मानना है कि जब यूपी या बिहार के जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लोग जाते हैं और वहाँ पर बसते हैं, 10-15 साल भी रहते हैं, पर वहाँ की स्थानीय भाषा नहीं बोलते, हिंदी ही बोलते हैं, और ऑटो रिक्शा वालों के साथ या फिर किसी रेस्टोरेंट में हिंदी में ही बात करते हैं, स्थानीय भाषा में नहीं करते। लेकिन उन राज्य से जब लोग उत्तर प्रदेश आते हैं तो हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं, क्योंकि कामकाज की जो भाषा है वो हिंदी है। तो क्या समस्या आ रही? मैं कहता हूं कि हमें हर भाषा को सीखना चाहिए। हम तो यहाँ उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में तमिल भी पढ़ा रहे हैं, तेलुगु भी पढ़ा रहे हैं, कन्नड़ भी पढ़ा रहे हैं, मलयालम भी पढ़ा रहे हैं, और यही नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग विदेशी भाषाओं को भी यहाँ पढ़ा रहे हैं यहाँ के विश्वविद्यालयों में। ये तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये सारे प्रावधान किए गए हैं। तो अगर हम यहाँ तमिल पढ़ा सकते हैं, तेलुगु पढ़ा सकते हैं, मलयालम और कन्नड़ पढ़ा सकते हैं, मराठी पढ़ा सकते हैं। कल ही मैं बिठूर में गया था, नानाराव पेशवा की पावन जयंती कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए गया था। बिठूर महोत्सव के साथ हमने भारत के 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के इस महानायक के सम्मान के साथ बिठूर महोत्सव को जोड़ा था। नानाराव पेशवा के ही महल में बचपन में महारानी लक्ष्मीबाई ने तीरंदाजी भी सीखी थी, युद्ध कला सीखी थी, और वहीं से उन्होंने युद्ध के सारे गुण सीखने के बाद फिर 1857 में अंग्रेजों को परास्त किया था। अगर हम इन सभी भाषाओं को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ा सकते हैं, कुछ क्षण तो देश के लिए निकालो। चंद्रबाबू नायडू ने भी यही कहा कि जितनी भाषाएं सीखना चाहते हैं आप सीखना चाहिए। अच्छी बात की, हम अभिनंदन करते हैं जी। मैंने 2024 के बाद, चुनावों के बाद, और जितने अधिक भाषा सीखेंगे उतने अधिक रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। जी, हैदराबाद के लिए उन्होंने वही किया था अपने पिछले टर्म में। अच्छी बात है, और इसलिए हैदराबाद आज एक हब बना है। 2024 के चुनावों के बाद मैंने आपसे कोई इंटरव्यू नहीं किया, इसलिए उसके बारे में भी 1-2 सवाल। 2024 में क्या गलत हुआ, और 10 महीने के बाद मिल्कीपुर में आप इलेक्शन जीत जाते हैं, तो क्या बदलाव आया उसमें? देखिए, 2024 के बारे में आपने शुरुआत में ही बता दी थी ना। हाँ, संविधान का कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जो दुष्प्रचार किया था, और ये दुष्प्रचार ही नहीं किया था, विदेशी पैसे भी इसमें इन्वॉल्व थे। जॉर्ज सोरोस ने तो बहुत पहले इसकी घोषणा कर दी थी। पर इसकी कोई पुष्टि तो हुई नहीं। पुष्टि हुई है, अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने दीजिए, बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। व्यापक पैमाने पे दुष्प्रचार का माध्यम, एनजीओ के माध्यम से इन्होंने गांव-गांव में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार किया कि संविधान बदल देंगे, मोदी जी आएंगे तो नया संविधान ला देंगे, तमाम प्रकार की इन्होंने जो बातें कही। दूसरा, सोरोस के पैसे यूपी में भी लगे थे। मैं कह रहा हूं पूरे देश में विदेशी पैसा इन्वॉल्व था लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने, जो भी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल थे, ये लोग धड़ल्ले से उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें लिप्त थे, और उसी के माध्यम से इन्होंने पूरे चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया था। यह कृत्य देशद्रोह की श्रेणी में आता है। एक विदेशी ताकत से आप पैसा लेकर के देश के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। एक दूसरा है कि उस दौरान इन्होंने तमाम प्रकार की बात की थी, खटाखट हर एक महिला के खाते में इतना पैसा आएगा। क्या हुआ? कांग्रेस शासित राज्यों में तो कहीं भी नहीं आया। इन्होंने कर्नाटक हो या हिमाचल हो, जो घोषणा की थी, आज तक किसी को पूरा भी नहीं कर पाए। पंजाब में भी कहीं नहीं कर पाए। ये तो इनका आचरण है। दूसरा, हमें कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान का जितना सम्मान मोदी जी ने किया, नई संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की मूल प्रति को अपने सिर में ले जाकर के और वहाँ पे
सम्मान के साथ स्थापित करने का कार्य हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी हैं। संविधान अंगीकार करने की संविधान जिस दिन उन्होंने बना करके तैयार किया था और उसकी ड्राफ्ट कॉपी सौंपी थी देश को 26 नवंबर 1949 को, उस तिथि को भारत के अंदर संविधान दिवस मनाने का कार्य यह 2015 में 26 नवंबर 2015 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कार्यक्रम लागू कराया और जिसमें प्रतिवर्ष 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम ये मोदी जी के कारण हो पाया। तो इन्होंने कितना दुष्प्रचार किया था उस समय, और आज जब सच्चाई सामने आई देश के लोगों ने कि नहीं ये तो कांग्रेस का दुष्प्रचार था और विदेशी पैसे किस रूप में इन्वॉल्व हुए थे, तो आज देश की जनता फिर से अब इनको सबक सिखा रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, अभी ये 3 चुनाव में परिणाम सामने आए और यूपी में भी 10 उपचुनाव हुए थे। 10 में से 8 भारतीय जनता पार्टी जीती थी और ये सभी, चाहे वो मिल्कीपुर हो, कटहरी रही हो, कुंदर की रही हो, ये सभी समाजवादी पार्टी की सीट्स थी और वहाँ से बीजेपी उनको बहुत थम्बिंग मेजॉरिटी से जीती है। कुंदर की में हमारा प्रत्याशी जीता है 1,45,000 से, कटहरी में हम जीते हैं 38,000 से और अभी मिल्कीपुर में हमारा प्रत्याशी जीता है 62,000 वोट से। तो ये चीज़ें दिखती हैं कि जनता जनार्दन झूठ को बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं करती। पर ये भी कहा जाता है कि उम्मीदवारों का जो चयन हुआ था 2024 में और फिर अब जो बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें भी फर्क आया था। देखिए, उस समय कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का दुष्प्रचार ज़्यादा वो था और उन लोगों ने हर एक प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया था। लेकिन जब कैंडिडेट लिस्ट होता है और सभी की सहमति से आगे बढ़ता है। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.